अमल सरकार पश्चिम बंगाल के जाने माने सीनियर पत्रकार हैं। वह राज्य की राजनीति पर गहरी पकड़ रखते हैं। बरसों तक टाइम्स ऑफ इंडिया में रहने के बाद इन दिनों अमल सरकार द वॉल पोर्टल के जो पश्चिम बंगाल का जाना माना न्यूज पोर्टल है, उसके वो एग्जीक्यूटिव एडिटर कमेंटेटर के रूप में की जाती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अमल सरकार से कोलकाता से बातचीत कर रहा हूं। उनसे बातचीत कर वहां की राजनीति और चुनाव के बाद की स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं राजीव रंजन नाग और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक 24x7। तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी 226 सीटें जीतने का दावा कर रही हैं, जबकि आधे दर्जन एग्जिट पोल एजेंसीज ने तृणमूल कांग्रेस को हारती हुई दिखाया है। इस दावे के पीछे ममता बनर्जी का क्या अर्थमेटिक हो सकता है? देखिए, मैं ये जो एग्जिट पोल के बारे में, उसके बारे में मैं दूसरा राय है कि मैं उतना सीरियस नहीं लेता हूं, क्योंकि हमने ने तो 2024 में देखा ना कि बीजेपी को 300 प्लस दिया। 2021 में भी तृणमूल को हराया, काफी बहुत सारे एग्जिट पोल में ये दिखाया था। तो मैं इसको ऐसा नहीं कहता हूं कि एग्जिट पोल का जो फोरकास्ट आया वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्शन है, ये तो प्रेडिक्शन नहीं है, ये एक एरिथमेटिकल प्रोजेक्शन है। तो वो दूसरी बात है। ममता बनर्जी ने क्यों किया इसका मैं जो मानता हूं कि देखिए, इस बार चुनाव टफ है। बीजेपी बहुत टफ फाइट तृणमूल के सामने रखा है। तो कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो 4 तारीख को आएगा, लेकिन अभी भी जो जंग है वो अभी बाकी है। जंग क्या है? जो काउंटिंग की जंग है वो बाकी है। इसीलिए उसको अपने वर्कर्स को मनोबल जिंदा रखना चाहिए, ऊंचा रखना चाहिए। तो ये 226, व्हाई नॉट 230 और 225, ये आकाशवाणी की जो घोषणा होता है ना कि स्टूडियो की घड़ी में अभी 10:15:56 कि एक्यूरेट इसमें की एक्यूरेट की मैसेज जाती है। तो ये बीजेपी भी ऐसा ही बोल रहा है कि हम 160-65 की 170-75, कोई कहता है कि हम 172। तो ममता जी ने भी 226 बोला कि 13 उनको एक्स्ट्रा आएगा, जो 2021 में आया था, 2213 उनको मिला था। और बीजेपी से हटा के जो 77 बीजेपी को मिला था, उससे करीब 13 एमएलए और तृणमूल में शामिल हो गए थे। तो इसको हिसाब में रखते हुए वो ये फिगर निकाला, और इसमें एक एक्यूरेसी का बात दे रहा है कि देखो भाई, मेरे पास एक्यूरेट नंबर है। सो इसीलिए वो 25 नहीं बोला, 30 नहीं बोला, 200 नहीं बोला, 250 नहीं बोला, 226 बोला है। ये मेरा लगता है। ओके, मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि आज़ादी के बाद पहली बार वेस्ट बंगाल में 92-93% वोट पड़े, जो एक तरह से अनप्रेसिडेंटेड है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या फायदा और किसको फायदा ये मिलेगा? देखिए, एक तो है कि 93% पोल हुआ, और दूसरा जो चमकदार जो सिचुएशन है कि पिछले चुनाव से अभी थोड़ा सा वोटर कम है, क्योंकि करीब 81 लाख वोटर को, पीपल्स को वो चुनाव में इस बार हिस्सा नहीं ले पाया है, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड है। तो पिछले चुनाव जो 24 में हुआ, उससे बहुत फ्यू लैक्स वोटर इस बार कम है। उसके बावजूद 32 लैक्स ज्यादा वोटिंग इस बार हुआ। तो इसके बारे में ही सबसे चर्चा हो रहा है कि ये वोट किसके पास गया है, और जिसके पास गया है तो वो तो सिंपल इक्वेशन है कि उसका ही जीत होगा। अभी किसके पास गया है, इसके लिए 2-3 मुद्दे
को डिस्कशन में लाना पड़ेगा। एक तो है कि देखिए बीजेपी का जो रणनीति है, जो हिंदुत्व की उनका जो समीकरण है, जो मेरुकरण का पॉलिटिक्स है, उसको आप देखिएगा तो मुझे लगा कि इस बार मोर पोलराइजेशन हुआ है। मोर पोलराइजेशन हुआ है क्योंकि उन्होंने पिछले 1 साल से बंगाल के लोगों को ये बोला कि हमारे 3-4% हिंदू वोट अगर ज्यादा आ जाए तो हम बंगाल के सत्ता ले सकते हैं। तो बंगाल के जो हिंदू लोग हैं उसके ऊपर एक असर है। दूसरा कि ऑपोजिट आप देखिएगा कि एसआईआर एक बैड एक्सपीरियंस भी बहुत लोगों को पास हुआ। तो पहले लोग ने सोचा था कि ये केवल मुसलमान और जो इन्फिल्ट्रेटर है उनके खिलाफ जाएगा, लेकिन जो मिडिल क्लास हिंदू हैं, मिडिल क्लास और सारे कम्युनिटीज हैं, उनको लाइन देना पड़ा, उनको इनको पास जाना पड़ा, अधिकारी को पास जाना पड़ा, डॉक्यूमेंट लाना पड़ा। कई आदमी मर चुके हैं, कई आदमी बीमार हो गए हैं। तो इसका एक नेगेटिव असर भी है। और ऐसा नहीं है कि ये केवल मुसलमान के खिलाफ गए हैं, बहुत सारे हिंदू मिडिल क्लास एजुकेटेड फैमिलीज, उनका भी स्वाभिमान में ये एक लंबा सवाल पैदा कर दिया कि भाई हम इतने साल, हमारे 3 जनरेशन हम यहाँ पर हैं, लेकिन आज हमको एक टैग तो लग गया है ना, और इलाका में जब टैग लग जाता है कि इसको वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया है, ये हमारे समाज में एक अवमाननाकर स्थिति पैदा हो जाता है। तो किसके पास गया ये एडिशनल 32 लाख, ये भी एक चर्चा का विषय है। तो आप देखिए कि क्या हुआ चुनाव में। लेकिन दो महल भी था। एक तो है कि एसआईआर के बारे में, एक है कि भाई इन्फिल्ट्रेटर का वो निकाल गया है, बाकी जो जिसको फेक वोटर बोलते हैं। देखिए इन्फिल्ट्रेटर के बारे में ये मुद्दा तो बीजेपी का पॉलिटिकल मुद्दा है, लेकिन हमने बिहार में भी देखा, बंगाल में भी देखा कि ऐसा कोई ह्यूज फिगर नहीं निकल पाया कि इलेक्टोरल रोल में बहुत सारे बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर थे। ऐसा तो अभी तक भी नहीं आया है। और अभी चुनाव आयोग ने बोल रहा है कि हम लोग, ये हमारा काम नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को बोला ना कि सिटीजनशिप आपका काम नहीं है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेटर चुनना उसको मेरा काम नहीं है, वो गवर्नमेंट का काम है। लेकिन जब एसआईआर शुरू हुआ, ये सवाल सामने आया था कि हम क्लीन वोटर की माने करता है कि डेड वोटर बातिल हो जाएगा, फेक वोटर बातिल हो जाएगा और इन्फिल्ट्रेटर भी खत्म, बाहर निकलेगा। तो ये सवाल को लेकर कुछ प्रश्नों है। तो एसआईआर का सुविधा किसके पास गया, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये बीजेपी के पास गया, और ऐसे भी नहीं कहा जा सकता कि तृणमूल के पास गया है। लेकिन तृणमूल के पास गया जो पॉइंट, जाने का जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि प्राथमिक में ऐसा स्थिति पैदा हुआ था कि ये केवल इन्फिल्ट्रेटर और बांग्लादेशी और मुस्लिम के खिलाफ जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ था। ये बाकी समुदाय को भी हिट किया है। एक चीज जो एजुकेटेड या जो चर्चा में, एक चीज जो चर्चा में है वो ये है कि इस बार बड़ी संख्या में, मैंने जो कॉमन परसेप्शन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि इस बार बड़ी संख्या में वो लोग भी वोट देने आए जो कई सालों से वोट नहीं देते थे, या वोट के प्रति उनकी कोई बहुत ज्यादा एक्चुअली क्या परसेंटेज का जो स्टोरी निकल रहा है, इसके पीछे कोई जादू नहीं है, कोई नया अरिथमेटिक नहीं है। ये सिंपल अरिथमेटिक है कि ज्यादा लोग क्यों आया है। एक तो है कि देखिए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोटर कम हो गया, तो परसेंटेज अब निकलेगा तो ज्यादा आएगा, क्योंकि ज्यादा लोग वोट जाएगा, जो टोटल नंबर जब कम हो जाएगा तो परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा। ये तो एक सिंपल अरिथमेटिक है। दूसरा है कि काफी लोग जो वोट नहीं डालते थे वो भी इस बार गए हैं कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए देखो मैंने वोट दिया है। अभी आवाज भी उठा है कि जो फास्ट पोलिंग ऑफिसर के पास जिसमें वो टिक लगाता है ना कि वोटर वोट डाला है, उसका स्कैन कॉपी अभी चुनाव आयोग को लोग बोल रहे हैं कि भाई इसको आप अपलोड कर दो, हम लोग इसको डॉक्यूमेंट के तहत इसको हम रखेंगे, क्योंकि 10 साल बाद भी एसआईआर हो सकते हैं। तो उस समय हम कैसे प्रूव करेंगे कि मैं, तो ये बूथ में इस बार जो चुनाव हुआ
ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये डेमोक्रेसी का चमकदारी है, ये एक भीति पूर्व स्थिति भी है। लोग डरपुक से भी वोट देने के गए हैं कि भाई हमारा भविष्य तो ये वोटर लिस्ट के ऊपर है, तो चलो वोट डालने के लिए जाते हैं। दादा, चुनाव आयोग ने जिस तरीके से पिछले 3 महीने में या 2-3 महीने में लगभग वो SIR का हवा खड़ा किया वेस्ट बंगाल में, क्या उसमें ममता बनर्जी के 15 ईयर के शासन का नाकामियां हैं, जो विफलताएं हैं, वो दब गई? नहीं, ये बोलना मुश्किल है, क्योंकि देखिए दोनों अलग चीज है। दोनों अलग चीज है कि ममता बनर्जी SIR को लेकर बहुत सारे फाइट किया है, तो उसमें उनका जो पुअर पीपल जो है उसमें बहुत असर पड़ा है। क्योंकि देखिए थोड़ा सा मिडिल क्लास भी हिट हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहता है, और बंगाल एक बार ज्यादा होते हैं, हर साल यहाँ 10-15 डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ होता है, तो बाढ़ में क्या होता है, और साइक्लोन भी होता है। ये भारत का ये इस तरह का कार्यक्रम लेने के लिए पहले चुनाव आयोग को और भारत सरकार को भी सोचना था कि भाई हम किसके पास डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। अब देखिए बिहार में चुनाव के 2 महीना पहले क्या स्थिति पैदा हुआ था कि पूरा बिहार, पटना को लेकर पूरा बिहार पानी के नीचे था। तो हम अपने जीवन बचाएंगे या डॉक्यूमेंट बचाएंगे? सो डॉक्यूमेंट एक सीरियस थिंग होता है। तो इसको लेकर जो गरीब आदमी है उसको पास ममता के पक्ष में मैसेज गया कि भाई शी इज फाइटिंग फॉर अस, कि लोग तो सबको ये मालूम हो गया कि भारत में हमारा भविष्य ये डॉक्यूमेंट के ऊपर होगा। ऐसा नहीं होगा कि हमारा पिताजी कब से यहाँ रहते थे, हमारा दादाजी कब से यहाँ रहते थे, ऐसा नहीं होगा। हमको खुद प्रूव करना पड़ेगा कि हम इंडियन हैं और यहाँ के रेसिडेंट हैं। तो इसको लेकर पॉजिटिव भी ममता बनर्जी के पास गया होगा। मेरा सवाल ये था कि इस SIR के पूरे कैंपेन में ममता बनर्जी का जो एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति थी वो दब गई, जानना चाह रहा हूँ। नहीं, ये तो देखिए ये एक बड़ा चीज है। इसको एक ओवरऑल इलेक्शन में इसका बहुत चर्चा हुआ कि इनके जमाने में जितने करप्शन हुआ, जितने भ्रष्टाचार हुआ, ऐसा कभी बंगाल में नहीं हुआ, किसी रेजिम में नहीं हुआ। CPM के रेजिम में और उसके पहले कांग्रेस का रेजिम में इस तरह का भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ कि मंत्री लोग हाथ से पैसा ले लेते। ऐसा नहीं हुआ था। देखिए मैं जब बाहर जाते थे पुराने जमाने में, ज्योति बोस, बुद्धदेव भट्टाचार्य के जमाने में, इवन ममता बनर्जी जी के जमाने के शुरुआत में, तो लोग हम लोगों को बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं कि हम बंगाल से गए हैं, कि उनका एक्सपीरियंस कुछ अलग होता है अपने स्टेट से। लेकिन बाद में ये एक्सपीरियंस ऑपोजिट हो गया था। तो वो एक अलग चीज है जिसको पूरा SIR इसमें आप इसको शील्ड नहीं कर पाएंगे। वो एक अलग चीज है। उसको लेकर भी तृणमूल का बहुत प्रॉब्लम था और उन्होंने अपने तरीका से इसको फेस करने का ये बोला। लेकिन मेरा ये कहना है कि देखिए तृणमूल का पास जो है वो एक ही शील्ड है, वो है कि गरीब लोगों का जो वोट है वो अभी तक दीदी के साथ है। मैंने इस चुनाव के पहले भी देखा कि इसमें शहर इलाका में बीजेपी उनका हिंदुत्व को लेकर थोड़ा सा इसके ऊपर भी प्रभाव विस्तार किया था, लेकिन तब भी गांव में और सिटी के बाहर, कलकत्ता के बाहर आप जितने दूर जाएंगे तो गरीब लोग दीदी के साथ है, क्योंकि उनके जीवन में ये निश्चयता है कि हमारा सर्विस तो मिल जाएगा। ममता जी का जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट सर्विंग प्रोजेक्ट है। बहुत सारे स्टेट में प्रोजेक्ट सर्विंग नहीं है, प्रॉमिस है, लेकिन उतना एफिशिएंटली इम्प्लीमेंटेड नहीं हुआ, जो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है। लेकिन इधर वो हुआ है क्योंकि सरकारी कर्मचारी उनको 29-30 तारीख सैलरी मिल जाता है और लक्ष्मी भंडार की पैसा 1 तारीख बैंक में जमा हो जाता है। बाकी बहुत कुछ हॉस्पिटल में जो स्वास्थ्य साथी उसको लेकर भी सुविधाएं हैं, रेशन में भी सुविधाएं हैं, तो गरीब लोग उनके साथ है। तो देखिए चुनाव में
हर किस्म का इश्यूज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि गरीब लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, वो बिल्कुल गरीब लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लेकिन पेट का सवाल है। तो जगह जहां पेट का सवाल है वहां लोग दीदी के साथ है। नहीं, मैं जानना चाह रहा था कि स्टेट के वोटर्स के बीच क्या ममता के खिलाफ एंटी नहीं, इनकम्बेंसी ऐसा ऐसा नहीं हुआ। कुछ देखिए, लोग जब वोट डालेंगे तो उसमें दो तीन मुद्दे आएगा। एक तो है कि भ्रष्टाचार, और बाकी जो अनपॉपुलर थिंग हुआ था कि ये जो आरजीकर की घटना है, और बहुत सारे ऐसा है, इसको लेकर एंटी इनकम्बेंसी जरूर है। तो एसआईआर को इतने बड़ा मुद्दा बनाने का ये एक स्ट्रेटेजी तृणमूल का था कि हम ये जो एंटी इनकम्बेंसी है इसको जरा रोक पाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा सुविधा तृणमूल को भी मिला है, ये मुझे लगता है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि पहले लोग सोचा था कि ये गरीब आदमी और माइनॉरिटीज के खिलाफ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे इलाका में, हम जहां से बैठ के आपसे बात कर रहे हैं, ये मिक्स पॉपुलेशन इलाका नहीं है, लेकिन हमारे इलाका में भी लोगों का भी बहुत प्रॉब्लम हुआ कि उनको भी प्रूव करना पड़ा था कि हम यहाँ के हैं और हम भारतीय हैं। तो ये लोगों को पास एक बहुत सेंटिमेंटल इशू बन गया था कि भाई ये क्या सवाल उठाता है। तो जब बीएलओ बोलता है, एक तो ये नहीं, ऐसा नहीं होगा कि एसआईआर में जो सुविधाएं मिला वो पूरा काउंटर हो जाएगा उनका एंटी इनकम्बेंसी, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि ममता जी के पास सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो गरीब लोगों का जो उनका पक्ष में वोट डाला है, मुझे लगता है। ये मैं जानना चाह रहा था कि स्टेट में वेस्ट बंगाल शायद नॉर्थ इंडिया या हिंदी बेल्ट या बांग्ला बेल्ट जो कह सकते हो, वहाँ सबसे अधिक मुस्लिम पॉपुलेशन है, लिहाजा मुसलमान ममता बनर्जी टीएमसी के साथ है। नहीं, मुस्लिम पॉपुलेशन तो देखिए बंगाल में 30% है, इसमें 3% उर्दू स्पीकिंग है और बाकी 27%, और थोड़ा सा 27 से ज्यादा थोड़ा सा वो बंगाली स्पीकिंग है। तो ममता बनर्जी के साथ इसीलिए है जिसलिए वो लोग लेफ्ट के साथ भी था, जिसलिए वो लोग कांग्रेस के साथ भी था, कि ये सिक्योरिटी का एक बड़ा मुद्दा है, सिक्योरिटी। और जब बीजेपी भारत के राजनीति में उनका विस्तार हो रहा है, और जैसे वो लोग खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि हम मुसलमान को वोट नहीं चाहते हैं, जो जोगी मॉडल है कि मुसलमान को वोट नहीं चाहेगा तो हिंदू आपको ज्यादा वोट डालेगा। मुझे लगता है कि यही जोगी जी का मॉडल था। मैंने जो लास्ट इलेक्शन में देखा कि 20% का वोट मुझे नहीं चाहिए, उन्होंने खुल्लम खुल्ला बोल दिया था कि 5 करोड़ मुस्लिम्स का वोट मुझे नहीं चाहिए, मेरे साथ 25 करोड़ हिंदू हैं। तो यह बिहार, जब बीजेपी मेन पार्टी इस तरह का घोषणा करेगा तब तो लोग जाएंगे। रूलिंग पार्टी जो तृणमूल है, जब सीपीएम था वो सीपीएम के साथ था, जब कांग्रेस था वो कांग्रेस के साथ था। तो इसमें कोई नया मैजिक नहीं है, ये मैजिक एक ही है कि बीजेपी जब ओपनली इसको डिक्लेयर करता है कि हम इसका वोट नहीं चाहता है और हम आएंगे तो ऐसा 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 करेंगे, तो इन लोगों को पास एक भीति का असर पड़ता है। तो ये एक पोलराइजेशन करण का कारण है। दादा, अभी तक का आपका क्या निष्कर्ष है कि किसकी सरकार बन सकती है? इस तमाम पोल एजेंसीज के आउटकम आने के बाद आप क्या लग रहा है, क्या समझ रहा है? नहीं, देखिए, मेरा जो लगता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि नए नए कंपनीज पोल सर्वे करते हैं, एग्जिट पोल। मैं 35 ईयर्स पत्रकारिता में हूं और हर चुनाव के बाद मैं अपने लोगों से पूछता है कि भाई तुम किसी को मिला है जो एग्जिट पोल कर रहे हैं? तो
मेरे पास कोई ऐसा नहीं मिला आंसर कि उनको इंटरव्यू किया हुआ है, ऐसा नहीं मिला है। लेकिन नए नए कंपनी कर रहे हैं। आज इस बार तो लगता है कि 12-13 कंपनी किया है। तो इसमें दो चीजें हैं मेरे लगता है। एक तो है कि गैम्बलिंग है, जो हमने एक आर्टिकल पढ़ा था 2024 के बाद कि 24 लाख करोड़ रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ था वो 3-4 दिन में, कि ये आएगा वो नहीं आएगा। तो इसमें एक तो ये है, लेकिन कुछ सीरियस प्लेटफॉर्म भी है जिसको मिला था। तो इस बार ये कहना रियली मुश्किल है, क्योंकि हमने देखा कि सेकेंड फेज में थोड़ा सा प्रो बीजेपी वेव थोड़ा सा ज्यादा था, फास्ट फेज के तुलना में थोड़ा सा ज्यादा था। जी जी लेकिन ये कहना मुश्किल है कि फाइनली, क्योंकि बंगाल में चुनाव का जो मॉडल सीपीएम ने तैयार किया था, उसी मॉडल के लेकर तृणमूल पे चलता है जी की ऑर्गेनाइजेशंस। तो इस बार लोगों को बहुत लोग सोच रहे हैं कि चुनाव आयोग ने ऐसा ऐसा किया कि कोई ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करेगा। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है। आरएसएस कैसे काम करता है कोई जानता है? नहीं जानता है। सो ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारे मॉडल है। पानी में मछली का भी पानी पीता है, आपने कभी देखा? लेकिन पानी तो वो पीता है ना जरूर, नहीं तो कैसे वो जीत। सो आरएसएस कैसे काम करता है ऐसा तो कोई नहीं जानते हैं। तो तृणमूल का भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कि जो अब बाहर में नहीं देख पाएंगे। सो ये कहना मुश्किल है। लेकिन मैंने इसको पहले आपको बोला कि नेक टू नेक फाइट है। ऐसा पिछले 40 सिंस 77 ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ कि कोई ये नहीं बोल सकते हैं कि कौन आएगा। ये बोलना मुश्किल है।